अब देखिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। कोकरनाग में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद से आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ आर्मी ने फाइनल असॉल्ट लॉन्च किया है, जिसमें सेना ने इतने बम बरसाए हैं कि आतंकियों के ठिकाने धुआं धुआं हो गए हैं। कितना जबरदस्त विस्फोट इस समय यहाँ पे हो रहा है। एक और धमाका, एक और धमाका। उड़ते ड्रोन से बमबारी, रॉकेट लॉन्चर से बारूदी अटैक, आईईडी से ब्लास्ट, धमाके पर धमाके। ये पहला धमाका, ये दूसरा धमाका, ये तीसरा धमाका और ये चौथा। इतने धमाके कि गिनते गिनते थक जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में ये आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के फाइनल असॉल्ट की तस्वीरें हैं। बारूद से लदे 2-2, 3-3 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए। फिर तो बमबारी, गोलीबारी और धमाकों से कोकरनाग का ये शांत सा पूरा पहाड़ी इलाका दहल उठा। हर एक धमाके के साथ ही पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। लगातार धमाकों के बीच कोकरनाग का ऑपरेशन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है और यहाँ पे ऊपर बने हुए हाइड आउट को कई जबरदस्त धमाकों से उड़ा दिया गया। धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन के जरिए एक पेलोड को उस जगह पे गिराया गया जहां पे मिलिटेंट्स के छुपे होने की, यानी उनके हाइड आउट के होने की आशंका थी। धमाकों में देखिए कितना जबरदस्त विस्फोट इस समय यहाँ पे हो रहा है। अंतिम चरण के ऑपरेशन की लॉन्चिंग से पहले सुरक्षा बलों ने जोरदार तैयारियां की। इतना तो पता चल गया था कि आतंकी घने जंगल और पहाड़ों के बीच कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तलाशने के लिए हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इनमें प्रमुख हैं क्वाडकॉप्टर, जो कि एक खास तरह का ड्रोन होता है। इसमें उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की तरह 4 रोटर्स होते हैं। ये एक सैन्य एयरक्राफ्ट के तौर पर काम आता है। क्वाडकॉप्टर दुश्मन के इलाके की टोर लेने, सर्वे करने, निगरानी और जासूसी करने जैसे ऑपरेशन में बड़ा काम आता है। क्वाडकॉप्टर के जरिए ही सुरक्षा बलों ने कोकरनाग की पहाड़ी पर बने मिलिटेंट्स के ठिकाने का पता लगाया। मिलिटेंट्स के सीक्रेट अड्डे का पता चलते ही इस पर फाइनल असॉल्ट की प्लानिंग की गई। इसके बाद हुआ आतंकियों के खिलाफ भीषण ऑपरेशन लॉन्च, जिसमें सेना के आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया। चूंकि ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था, इसलिए इन रॉकेट लॉन्चर को खास तौर से लाया गया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने जिस पहाड़ी की घेरेबंदी की थी, उसके निचले इलाके में खड़े होकर कंधे पर लॉन्चर रखकर पहाड़ी की तरफ बारूद दागे। ये ऑपरेशन कितना हाई वोल्टेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक कई धमाकों से पूरे इलाके को दहला दिया। मैं बता दूं कि इस मुठभेड़ में अब तक 4 जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी है, जबकि 2 मिलिटेंट, जिनमें एक स्थानीय मिलिटेंट एक विदेशी मिलिटेंट के होने की पहले खबर थी, लेकिन जिस अंदाजे से यहाँ पे गोलीबारी समय हो रही है उससे यही लग रहा है कि जो संख्या है मिलिटेंट्स की वो ज्यादा भी हो सकती हैं और जो हाइड आउट बना हुआ था वो काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ था, जिसको नष्ट करने के लिए इस तरीके के फायर पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये वही इलाका है जहां बुधवार को हुए भीषण आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के 3 अफसर शहीद हो गए थे। बाद में शहीदों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने तभी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। 3 दिन से इस इलाके की तगड़ी घेरेबंदी किए रखी ताकि कोई भी आतंकी इस जंगल से बचकर न जाने पाए। लेकिन शुक्रवार को इस ऑपरेशन की तीव्रता बहुत ज्यादा रही। दिन पूरा एक्शन पैक्ड रहा।
सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ती रहीं। जवाबी कार्रवाई में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। सेना के कोर कमांडर से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, एडीजी जैसे बड़े अधिकारी मौके पर घंटों निगरानी करते रहे। 3 दिन तक इन ऑपरेशन के चलने के मायने समझे जा सकते हैं। दरअसल आतंकवादियों के ठिकाने सब पहाड़ों के ऊपर हैं और घने जंगलों के बीच हैं, लेकिन ऑपरेशन लॉन्च जमीन से किया गया है और ये बड़ी चुनौती है। बहरहाल सुरक्षा बलों ने आतंकियों के उन ठिकानों का पता लगा ही लिया जहां से वो छिपकर फायरिंग कर रहे थे। वहीं बमबारी करके शहीदों का बदला लिया जा रहा है। ऑपरेशन इतना भीषण है कि आतंकियों का ऑल आउट तय। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग से आसिफ कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब देखिए, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता है, ट्रेनिंग देता है, उन्हें पैसा देता है। पाकिस्तान के आतंकियों को फंड करने के लिए पैसा है, लेकिन अपनी आवाम के लिए पैसा नहीं है। इसलिए कभी पाकिस्तान का नेशनल प्राइड कही जाने वाली पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान जमीन पर है और जिन्ना लैंड की पब्लिक सवाल पूछ रही है कि बदहाली के दलदल में और क्या क्या डूबेगा। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। जो अमेरिका के अंदर है उसकी बिल्डिंग भी, जो तारीखी इमारत है वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है पैसे भी ऑफर। शायद इंडिया ही वो खरीद ले, क्योंकि पहले भी इंडिया पाकिस्तान साथ था, लेकिन अब तो बेच रहे हैं ये। पड़ोसी मुल्क में कंगाली का ये नया अध्याय। जिन्ना लैंड में पर्दे के पीछे से हुकूमत की डोर संभाल रहे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस्लामाबाद से उड़कर इस्तांबुल पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलकर मदद की भीख मांगी। लेकिन जिस वक्त आसिम मुनीर इस्तांबुल में मदद के लिए झोला फैला रहे थे, उसी दिन पाकिस्तान पर आसमानी कहर टूट पड़ा कि पीआईए की तरफ से अदायगी ना होने से परवाजों के लिए सऊदी कंपनी ने फ्यूल फराहम करने से भी इंकार कर दिया है। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर भी अदायगी नहीं की गई और ज़राए के मुताबिक इस वक्त पीआईए का माली बहरान का खात्मा एज ऑफ राइट नाउ ना किया गया तो 33 में से कम 15 तैयारे ग्राउंड हो जाएंगे। पाकिस्तान की शान जमीन पर आ गई। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पीआईए के साथ ये सऊदी अरब में हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि पीआईए तेल कंपनियों को भुगतान करने में नाकाम रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज के दलदल में गोते लगा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 31 में से 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई। कंगाली के कगार पर खड़ी पीआईए वेतन और एयरपोर्ट चार्ज का भुगतान नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का बकाया भी चुकता नहीं किया जा सकता है। हालात सिर्फ इतने ही खराब नहीं है। बोइंग और एयरबस जैसे कंपनियों ने पीआईए को जहाजों की मरम्मत के लिए दिए कल पुर्जों की सप्लाई भी रोक दी। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप चलाने और भारत के खिलाफ आतंकी हमले कराने के लिए खूब पैसे लुटा रहा है, वहीं उसे अपने जहाजों के लिए तेल खरीदने तक के पैसे नहीं है। ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा समेत कई टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग की। यही नहीं, कोटली, मुजफ्फराबाद, ठट्टा सिंध प्रांत, मुरीद, शकरगढ़, नरवाल में पाकिस्तान अभी भी टेरर ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और उसके घरेलू हालात ऐसे हैं कि अपने सरकारी एयरलाइंस कंपनी के जहाजों को उड़ाने के लिए उसके पास तेल के पैसे नहीं है। पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और खुद ही इसका जवाब भी दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ज़हर कातिल रहा है वो इनकम्पिटेंट लोगों को लगाने की बात है सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि ओवर हायरिंग जो पिछले 30 साल के अंदर की गई है, ख़ुसूसन पीआईए के अंदर, जिसमें पर प्लेन जो क्रू है वो इतना ज़्यादा है जितना दुनिया की प्रॉफिट मेकिंग में जो नंबर 10 में आती हैं टॉप कंपनीज़, उनका भी नहीं है जितना पीआईए का है।
अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ सियासी नवाजिशें करना है। बैरून मुल्क माशाल्लाह जायदादें बनती चली गई, कारोबार खड़े होते चले गए, लेकिन ये मुल्क जो है वो खोखला होता चला गया। ठीक है ना, जो बिल्कुल सही कहा अभी मुजम्मिल ने, पीआईए की बहुत बड़ी वजह ये उसकी तबाही की जनाब वहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए, वहाँ से आप लोगों ने लूट मार की। कभी दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में पीआईए का नाम शुमार, अब पीआईए को नेशनल प्राउड कहने वाले पाकिस्तानियों का सिर शर्म से झुका हुआ है, क्योंकि तेल का पैसा नहीं देने के कारण पीआईए के विमानों को सऊदी अरब और दुबई में रोका जा चुका है। दमाम, सऊदी अरब दमाम की बात कर रहा हूं मैं। दमाम एयरपोर्ट के ऊपर पीआईए का जहाज जाता है और दमाम एयरपोर्ट से फ्यूल उनको देने से मना कर दिया जाता है और बोला जाता है तकरीबन 2 करोड़ रियाल की बात कर रहा हूं मैं, रुपए की नहीं, 2 करोड़ रियाल के अराउंड में पीआईए ने पैसे देने हैं सऊदी अरब के। वो बोलते हैं हमारे रियाल हमारे हवाले करें और फ्यूल ले लें। दरअसल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का टैक्स भुगतान करना था। टैक्स नहीं देने के कारण पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पीआईए के खाते फ्रीज कर दिए। वही घाटे से जूझ रही पीआईए ने पाकिस्तान सरकार से फौरी मदद के तौर पर 830 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन खुद आईएमएफ के कर्ज के भरोसे चल रही पाकिस्तान सरकार ने पीआईए को और पैसा देने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ, आसमान में परवाज भरने वाली पीआईए अब ग्राउंड पर है और बिकने के कगार पर है। लगभग 500 अरब रुपया सालाना ये पीआईए, ये वापडा, ये स्टील मिल, ये जनाब आ रहा है गरीब आदमी का, वहां से लिया जाए। अब प्राइवेट एयरलाइंस में नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान में बहुत सी ऑपरेट कर रही हैं, बड़ी अच्छी ऑपरेट कर रही हैं, मुनाफा कमाती हैं। आईपीपीज मुनाफे में जाती हैं, रेलवे जो है वो बर्बाद हो जाएगी। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा। वो ये है कि आर्टिफिशियली क्राइसिस ऐसे क्रिएट किया जाता है कि एक जवाब पैदा हो जाए, उसके बाद के देखें ये तो नहीं चल रहा है, इसको बेचना पड़ेगा, और उसको बेचने में बहुत से लोगों की फिर चांदी हो जाती है। यहाँ पर भी वही सूरत हाल है। इसको शॉक डॉक्ट्रिन कहते हैं कि पहले एक शॉक क्रिएट करो और उसके बाद में कहो कि देखो यार ये तो ख़राब हो गया है, ये कोलैप्स कर रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज कर दो। पाकिस्तानी अवाम अपने हुक्मरानों से बखूबी वाकिफ है, जानते हैं कि मुल्क पर हुकूमत करने वाले नेताओं से लेकर फौजी जनरलों ने देश का पैसा लूटा है। इस लूट का ही नतीजा रहा है कि पीआईए सालों से घाटे में रही। देखिए, सनातन धर्म पर शुरू हुआ विवाद अब तक थमा नहीं है। सनातन वाला विवाद दक्षिण से चलकर उत्तर तक पहुंच गया है और अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कुछ ऐसा कहा है जिसने सनातन पर फिर से विवाद शुरू कर दिया है। आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, सनातन विवाद का ये नया चैप्टर है। इस बार विवाद का केंद्र बना है बिहार और चेहरा है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। कार्यक्रम हिंदी दिवस पर था, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री धर्म ग्रंथों पर प्रवचन देने लगे। रामचरितमानस की चौपाई का हवाला देकर चंद्रशेखर ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, तारक परुष कहंता विप्र पूज्य अरण्यकांड में लिखा है। और कौन लिखे हैं? पात्र का चयन, पात्र के मुंह में बोली कौन भरता है? ये सनातन वाले विवाद का नॉर्थ इंडिया चैप्टर है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन को एड्स की तरह बताया। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी ने कहा कि सनातन के विरोध के लिए इंडिया गठबंधन बना है। दक्षिण से शुरू हुई सनातन विरोधी ये हवा उत्तर तक पहुंच गई। विपक्षी गठबंधन के सनातन विरोधी इस बयानों पर सवाल भी उठ रहे हैं। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। ये टीका पहले स्टालिन के कुरमा को दिया गया। हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू जग चुके हैं,
एक एक पाई का हिसाब लेंगे। देखिए, ये बयान चंद्रशेखर स्वयं नहीं दे रहे हैं। यह बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा दिलवाया जा रहा है। ये तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सामने चुनाव है। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उसके चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सनातन वाले विवाद का असर होगा, ये तय। अभी सभी संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। जिनको धर्म ग्रंथ के अंदर पोटेशियम साइनाइड दिखता है, वो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की विचारधारा नहीं हो सकती है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए अपनी इस तरह की विचारधारा को थोपते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां सनातन विवाद पर संजीदा हैं। डीएमके प्रमुख स्टालिन भी अपने नेताओं को सनातन पर टिप्पणी नहीं करने को कह चुके हैं। अब इस विवाद में नए किरदार की एंट्री हो गई है। ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मानस पर विवादित टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य अब शांत हैं, लेकिन चंद्रशेखर फिर एक बार विवादों के मैदान में हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।